नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान। कश्मीर एक्सप्रेस के साथ आगाज करेंगे हेडलाइन से। सरहद पर जारी कशीदगी को लेकर जाहिर होने लगा पीडीपी बीजेपी का इख्तलाफ। महबूबा मुफ्ती ने की वजीर आजम से पाकिस्तान के साथ बातचीत की अपील। कहा अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की जानिब से लगातार बुज़दिलाना कार्रवाई जारी। पाकिस्तानी फायरिंग में एक और जवान शहीद जख्मी जवान चंदन कुमार राय ने तोड़ा दम। पाकिस्तानी फायरिंग में अब तक 11 अफराद हलाक। मुश्तरका मज़ाहमी क़यादत के एहतजाज की कोशिश नाकाम। गाव कदल सानिहा की 28वीं बरसी मनाना चाहता था JRL। जुलूस और रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। जी सलाम की खबर का फिर हुआ असर। पैरेड गन मुतासिर आदिल रशीद से मिले बीजेपी सीनियर लीडर PN पंडित। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। और रवा माली साल में गांधरबल में खर्च होंगे 645 करोड़ रुपए। तरक्याती मंसूबों के तहत बैंक, कोऑपरेटिव और दीगर माली इदारे देंगे क्रेडिट। ज़राअती और MSM शोबे को मिलेगा सबसे ज्यादा क्रेडिट। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने सरहद पर जारी कशीदगी को खत्म करने के लिए वजीर आजम से मुदाखलत की अपील की है। और बारामूला में पुलिस कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड में बोलते हुए वजीर आला ने कहा है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में लोगों को अपनी जान की फिक्र करनी पड़ रही है। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरहद पर अमन कायम हुए बगैर तरक्की की बात बेमानी साबित होगी। जहां पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है, अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रहे हैं, अच्छे कॉलेज बन रहे हैं, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, हमारे वजीर आजम बार बार तरक्की की बात करते हैं, डेवलपमेंट फॉर ऑल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं हमारी रियासत में कुछ और हो रहा है। हमारी रियासत में बॉर्डर्स पे लोग बंकर मांग रहे हैं, बॉर्डर से भाग रहे हैं, स्कूल हमारे बंद पड़े हैं, बच्चे हमारे घरों में इस वक्त कैद हैं। तो मेरी फिर से यही एक गुजारिश होगी अपने मुल्क के वजीर आजम से और जो हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान से, कि जम्मू कश्मीर को जंग का अखाड़ा मत बनने दीजिए। और रियासती पुलिस फोर्स में 5000 नए जवान भर्ती होने के लिए तैयार हैं। मुंतखब जवानों के लिए आज बारामूला में आखिरी पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। पासिंग आउट परेड की आलमी और खासतौर से सलामी खुद वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ली। आपको बता दें कि रिटेन और फिजिकल टेस्ट में कामयाबी के बाद रियासत भर के 5000 नौजवानों को मुंतखब किया गया था। वेरिफिकेशन के बाद इन जवानों को फील्ड पर तैनात किया जाएगा। इस मौके पर वजीर आला ने जवानों को ड्यूटी के दौरान दरपेश चैलेंज से मुतारिफ कराया। उन्होंने कहा कि लोगों की जान माल की हिफाजत के साथ ही उन्हें मिलिटेंसी से भी जूझना होगा। वजीर आला जवानों को मकामी लोगों के खिलाफ सब्र और तहम्मुल अख्तियार करने की सलाह भी दे रही थी। कि जो हमारे वादी में हालात है उनका मुकाबला करने के लिए आपको कभी कभी अपने ही लोगों का आमना सामना होगा, छोटे छोटे बच्चों का आमना सामना होगा। तो उस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। यहाँ हमारा बच्चा जो बंदूक उठाता है उसकी वजह वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो यहाँ हमारे लोकल लड़के बंदूक उठाते हैं उनको किसी तरह से आमादा करके अपने घरों में वापस लाया जाए। और कांस्टेबल की तकर्रूरी के लिए पुलिस इंतजामिया ने जो तरीकाकार अख्तियार किया है उसकी काफी तारीफ की जा रही है। सिलेक्शन को लेकर किसी भी गोशे से कोई आवाज नहीं उठी। वजीर आला ने इसके लिए DGP को खास तौर से मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर DGP ने कहा कि दूसरे महकमे भी इस तरीकाकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस से और उसकी पूरी रियासत में ये हर जगह उसकी तारीफ हुई और
हर एक डिपार्टमेंट उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहता है कि किस तरह से हम भी इस चीज को अपना सकें, ताकि बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कंप्लेंट के ये लोग अपनी जॉब हासिल कर सकें। इधर बारामूला दौरे के दौरान डीजीपी एसपी वैद्य ने एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का इफ्तिताह किया। पहले से ही काम कर रहे इस डी एडिक्शन सेंटर में अब जदीद सहूलियात भी फराहम होंगी। इस मौके पर डीआईजी शुमाली कश्मीर, एसएसपी बारामूला समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद नौजवानों को मंशियात से होने वाले जिस्मानी और जहनी नुकसान के बारे में बताया गया। आज बारामूला में ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोलना था। मुझे खुशी है कि इन्होंने 8 बेड का एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोला है और मैं चाहता हूं कि हर जिले में जिस तरह लोगों की डिमांड है हर जिले में खुले। इसके लिए हमने एक प्रपोजल बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है वहां से भी कुछ फंडिंग मिलेगी और मैंने चेयरमैन जेके बैंक से रिक्वेस्ट की है मिस्टर परवेज साहब से कि आपका कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में पैसा होता है, आप जेएनके पुलिस के साथ जेएनके बैंक अगर हाथ मिलाए तो हम मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के सबब फौज का एक और जवान शहीद हो गया। मानकोट सेक्टर में फ्रंट पोस्ट पर तैनात शहीद चंदन कुमार राय शनिचर को शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिनका मिलिट्री अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस तरह गुज़िश्ता 3 दिनों में अंदर पाकिस्तानी रेंजर्स की जानिब से की जा रही शेलिंग से शहीद होने वाले जवानों की तादाद 11 पहुंच गई है। इसमें 6 शहरी, 3 फौजी और 2 बीएसएफ के जवान शामिल हैं। जुमेरात को एक बीएसएफ जवान और एक लड़की, जबकि जुमे को 2 शहरी और एक फौज और बीएसएफ, वहीं शनिचर को फौजी एहलकार मनदीप सिंह शहीद हुए थे। पाकिस्तानी हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उधर नेशनल बॉर्डर पर इतवार की रात कदरे खामोशी रही। शाहपुर, मेंढर और मांझकोट में पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई, लेकिन हिंदुस्तानी फौज की जानिब से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद फायरिंग बंद हो गई। पुलिस इंतजामिया ने एलओसी और सरहदी इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासर इलाकों में एक इलाका मेंढर का बालाकोट सेक्टर भी है। गुज़िश्ता देर रात तक शेलिंग यहां होती रही। इन इलाकों में कई अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें फौरी इलाज के लिए धार घलून पीएचई सेंटर में एडमिट किया गया। पीएचसी पर तैनात मुलाजमीन दिन रात एक करके जख्मियों का इलाज करते हैं। इस अमल में खुद उनकी जान भी खतरे में रहती है, लेकिन फराइज का एहसास खौफ और डर पर भारी पड़ता है। खामोशी और सन्नाटे को चीरती धमाकों की आवाज पूरी रात सुनी जाती रही। इलाके के ज्यादातर घरों में लोगों ने पूरी रात जाग कर ही गुजार दी। ऐसे खतरनाक माहौल में जहां जंग जैसे हालात हों, घरों से बाहर निकलना किसी अनहोनी को दावत देने जैसा ही है। लेकिन इस माहौल में भी कुछ लोग मौत को चैलेंज करते रहे। बालाकोट में वाक़ई इस पीएचसी सेंटर का पूरा अमला रात दिन अपनी ड्यूटी अंजाम देने में जुटा हुआ है। न उसे धमाकों की फिक्र है और न ही गोलीबारी की। कहीं से किसी के जख्मी होने की इत्तला मिली, अस्पताल का अमला निकल पड़ता है। मरीजों के फौरी इलाज के लिए पीएचसी में मौजूद एम्बुलेंस हर वक्त तैयार रहती है। जिंदगी की परवाह किए बगैर एम्बुलेंस का ड्राइवर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाता है। मुश्किल की इस घड़ी में जख्मियों और उनके अहले खाना के लिए वही है जो उम्मीद की किरण है। आप जानना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने वाले इस ड्राइवर को इसकी क्या उजरत मिलती है? हमें तो बहुत डर रहता है, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेके अपनी जान पर लोगों की हिफाजत के लिए तैयार हैं 24 घंटे, रात में भी दिन में भी। लेकिन हमें जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से 2500 रुपया मिलता है। 2500 पर भी हम फिर भी लोगों के लिए करते हैं, पब्लिक के लिए, गरीब के लिए। इतना तो 2500 में आजकल क्या है इस गरीबी के दौर में, महंगाई के दौर में, तो फिर भी इंशाल्लाह करते हैं लोगों के लिए, आवाम के लिए। पीएचसी पर फर्स्ट एड के लिए तमाम जरूरी साजो सामान मौजूद हैं। पीएचसी पर 3 एम्बुलेंस हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से यह एम्बुलेंस मुस्तकिल एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रही है। कई दफा तो यह भी शेलिंग की जद में आते आते रह गई, जिसकी वजह से मरीजों तक पहुंचने में ताखीर भी हुई।
पीएचसी इंचार्ज का कहना है कि अगर बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस मुहैया हो तो वो अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। सर बहुत ज़्यादा ही परेशानी आती है, क्योंकि जो है ना हमें अपना भी आप बचाना भी होता है, तो पेशेंट जो होते हैं इंजर्ड लोग उनको भी देखना होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें। जी सर, ऐसा है ना कि हमारे पास अगर बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस हो तो हमारे लिए और भी ज़्यादा आसानी हो सकती है, क्योंकि बुलेट प्रूफ है, सेफ्टी होती है ड्राइवर की भी और जो पेशेंट इंजर्ड लाते हैं वो भी और स्टाफ की भी हो सकती है। जो लोग ये समझते हैं कि सरकारी महकमे काम नहीं करते, उन्हें धार घलून के इस पीएचसी सेंटर तक आना चाहिए। फर्ज और ड्यूटी की अदायगी के इस जज्बे को जी सलाम का सलाम। फायरिंग इतनी ज्यादा है कि लोग डरे हुए हैं, रात का वक्त है, लोग अपने घरों में सिमटे हुए हैं। एम्बुलेंस जो रात को भी जगह जगह पे गश्त कर रही हैं। बालाकोट से रमेश बाली, जी मीडिया। और पुंछ जिले के तमाम सरहदी इलाकों में खौफ और दहशत का माहौल है। मकामी लोगों को लगता है जैसे वो जंग के हालात में है। पूरी रात रुक रुक कर धमाकों की आवाज आती रही। लोगों ने रात उन्हीं जगहों पर गुजारी जिसे वो सबसे महफूज समझते हैं। लोगों के सब्र का अगर हम बात करें, सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए ताकि वो दोबारा फायरिंग और शेलिंग की हिम्मत ना कर सके। मकामी लोगों का कहना है कि इतनी शदीद गोलाबारी उन्होंने इससे कबल नहीं देखी। जी रात को तो सोते ही नहीं है हम लोग डर के मारे, क्योंकि उन्होंने इस वक्त जो है वो हैवी शेलिंग जो है शुरू की हुई है, और शेलिंग में जो रेंज है उन्होंने वो रेंज बढ़ा दिया है। पहले हमारे तरफ इधर जो है दार गलून में नहीं आता था, लेकिन आज की और कल की शेलिंग जो है वो यहाँ तक भी पहुँच चुकी है। तो ये एक हमारा कमरा एक सेफ था, तो इसमें आगे पेड़ वेड़ थे हमारे, हमने सोचा चलो कहीं आएगा भी अगर शेल तो पेड़ वेड़ में के साथ टकरा जाएगा तो वो जो है उधर पीछे ही फट जाएगा। तो ये कमरा हमारा सेफ है। इस कमरे हम पूरे परिवार को लेकर मैं यहाँ ही बैठा हूँ इस वक्त। तो पूरी पब्लिक में यहाँ जो है बहुत ज़्यादा खौफ और हरास फैला हुआ है। रात को लोग बहुत ज़्यादा डर के मारे छुप कर सोते हैं, कोई तो सोते ही नहीं है। हम भी बहुत ही ज़्यादा रात को डरे रहते हैं, ना कमरों से बाहर निकलते हैं और ना ही हम छुप के बैठे रहते हैं, रात को भी सोते ही नहीं है। वहीं मकामी लोगों के बयान से वाज़ेह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस दफा उन इलाकों को भी निशाना बनाया जहां पर इससे कबल शेलिंग नहीं होती थी। पुंछ, कठुआ, राजौरी जितने भी सरहदी अजला हैं उन सभी जगहों पर रिहायशी इलाकों को टारगेट करके खासतौर से शेलिंग हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मुतासर हीरानगर का मनियारी गांव है जहां पर एक ही घर के 5 अफराद जख्मी हुए हैं। कठुआ के डीडीसी रोहित खजूरिया ने मुतासरा अहले खाना से मुलाकात कर जख्मियों को हर तरह की इमदाद का यकीन दिलाया। और पशु भी बहुत मरे हैं सर कांसर में, और मनेरी में जख्मी हुए हैं सर। कोई आदमी कितने जख्मी हुए? आदमी कोई सर 8 सर। कोई भी चीज़ नहीं है घर की जो नहीं रही है, सभी सारे बच गए। बाल्टी, जो ड्रम वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, अंदर जो टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह सारे लगे, सारा बर्बाद हो गया। देखिए ऐसा है कि आपके सामने ही 2-3 घरों में हम गए हैं, वहाँ काफ़ी डैमेज हुआ, जिसके लिए हमारा जो रेवेन्यू स्टाफ है वो कागजात बनाएगा और कंपनसेशन के लिए उसको हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ के लोग बड़े देशभक्त लोग हैं, बहादुर लोग हैं, हर बार इस किस्म के हालात का अच्छे से सामना करते हैं। तो इन लोगों के कारण ही जो है बॉर्डर सेफ है। पाकिस्तानी गोलाबारी में पुंछ की कृष्णा घाटी में शहीद हुए इंडियन आर्मी के जवान मनदीप सिंह की बॉडी को एजाज के साथ हेलीकॉप्टर से पंजाब संगरूर में वाक़ उनके आबाई वतन भेज दिया गया है, जहां उनकी आखिरी रस्मात पूरी की जाएंगी। शहीद के साथियों ने उन्हें गमगीन आंखों से विदा किया। वाज़ेह है कि शनिचर को पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के दौरान जवान मनदीप सिंह शहीद हो गए थे। तो शहीद मनदीप सिंह को आज उनके आबाई गांव भेजा गया, नम आंखों से उन्हें विदा किया गया। वाज़ेह है कि शनिचर को पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई थी। इस दौरान जवान मनदीप सिंह शहीद हो गए थे। एक तरफ जहां लोगों ने शहीद जवान को गमगीन आंखों से आबाई वतन भेजा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी गोलीबारी से परेशान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया, जबरदस्त नाराजगी भी जताई है। पर नाराज लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान का पुतला भी फूंका है। लोगों ने रियासती और मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते तोड़ देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।
मुश्तरका मज़ाहमी क़यादत की जानिब से गावक दल सानेहा की 28वीं बरसी के मौके पर जुलूस और रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि इंतजामिया ने मुमकिना एहतजाज के पेश नजर शनिचर को ही जिले के 7 थानों में हुक्म इम्तिहानाई जारी कर दी थी। बावजूद इसके शहर में सिक्योरिटी सख्त की गई थी और जगह जगह बैरिकेटिंग की गई थी। दरअसल मज़ाहमती क़यादत से जुड़े लीडरान हलाक हुए लोगों को खिराज अकीदत पेश करना चाहते थे, लेकिन पुलिस फोर्स ने मुजाहरीन को बसंत बाग एरिया में आगे नहीं बढ़ने दिया। बाद में अलहदगी पसंद लीडरान ने बसंत बाग में ही हलाक शुदगान को खिराज अकीदत पेश की। वाज़ेह हो कि 21 जनवरी 1990 को पुलिस फोर्स के साथ तसादुम में 52 शहरी हलाक हुए थे। वादी में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होना एक तरह से रोजाना का मामूल है। एहतजाज, मुजाहरे, एनकाउंटर और दीगर हंगामी सूरत हाल में इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है और सबसे ज्यादा नुकसान सनती और तिजारती इदारों को होता है। हवाई सर्विस, होटल इंडस्ट्री और मीडिया सभी इससे खासे मुतासिर होते हैं। हालांकि इंटरनेट पर बंदिश महज इस वजह से लगाई जाती है ताकि शरपसंद अनासर इसका गलत इस्तेमाल न कर सकें, लेकिन यह भी सही है कि आम लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले सयाहों को खासी परेशानी होती है। यहाँ पर जब इंटरनेट बंद किया जाता है, स्टूडेंट सफ़र करते हैं, बिजनेसमैन सफ़र करते हैं, या एयर टिकट बुक करनी होती है क्योंकि वो भी उसी पर डिपेंड है, वो भी नहीं कर पाते हैं। उसमें ज़्यादा जो असर होता है वो अखबार वालों को पड़ता है। और जो नेटवर्कर्स है हर एक जो कि हमारी कम्युनिकेशन है, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो या कोई बीएसएनएल भी हो, तो उनकी जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल वीक है। हम आपको क्या बताएं कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि हमने सभी डिपार्टमेंट्स जो इनके हैं इनसे बात की थी कि हमारे लिए जो है अभी नेटवर्क्स यहाँ पे लगा दीजिए, लेकिन अभी तक जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप खुद भी देख सकते हैं कि आज कितना वीक है, यहाँ पे 2G भी नहीं चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से चाहे जो भी हमें सुन रहा हो कि मेहरबानी करके गुलमर्ग में जो है नेटवर्क की फैसिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर 4G फैसिलिटी नहीं हो, कम से कम 3G की फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम उन मसलों को अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाएं जिनका ताल्लुक आम जिंदगी से होता है। हमारी ये कोशिश रंग भी लाती है। ऐसा ही एक स्टोरी हमने गुज़िश्ता दिनों अनंतनाग के आदिल रशीद की भी दिखाई थी। पैलेट गन के सबब आदिल अपनी बीनाई खो चुका है और इस खबर को दिखाए जाने के बाद सियासी कायदीन की तवज्जो आदिल रशीद की जानिब में मरकूज हो गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर PN पंडित ने आदिल और उनके अहले खाना से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और उसे हर तरह की मदद करने का यकीन दिलाया। कि मैं पहले जी सलाम को सलाम करना चाहता हूँ कि दे आर रीचिंग टू दोज पीपल हु हैव बीन इग्नोर्ड और हु आर बीइंग नॉट अटेंडेड वेरी वेल, बीइंग पैलेट विक्टिम्स। जब मैंने ये एक स्टोरी देखी जी सलाम पे तो आई वाज शॉक्ड। मैंने सोचा कि एक 100% पैलेट विक्टिम जो है, अगर सरकार ने कोई ऐसी स्कीम की है कि उनको कौमी दायरा में लाना है और उनकी फाइनेंशियल हेल्प करनी है और नौकरियां देनी है, तो ये 100% पैलेट विक्टिम कैसे रह गया है इनसे। दिस इज अ वेरी यंग मैन ऑफ 23 years old। तो दिस इज शॉकिंग, दिस इज टोटली शॉकिंग that on behalf of the administration of this district, भारतीय जनता पार्टी PDP की सरकार है, अलायंस सरकार है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जो लोग वाकई, जिन लोगों को ये मुसीबत आई है, जो टोटल 100% ब्लाइंड है, तो उनको इग्नोर क्यों किया जा सकता है। हमारी पार्टी ये चाहती है कि अगर हमने कोई सरकार में कोई हमने एक प्रोग्राम बनाया है, स्कीम बनाई है, तो इसको एड्रेस किया जाए। जो लड़के हैं, जिन लड़कों को ये प्रॉब्लम हुई है, उन लोगों को कौमी दायरा में लाने के लिए उनकी मदद की जाए। और जो है भी, जो इस प्रोटेस्ट में था भी नहीं, अगर उस बच्चे को हम इग्नोर करेंगे तो दैट विल बी इनजस्टिस टू द ह्यूमैनिटी। और बांदीपुरा जिले के करालपुरा में एक मजदूर मोहम्मद यासिर की जीने से गिरने के सबब मौत वाक़ई हो गई। यासिर करालपुरा में वाक़ई 330 मेगावाट के पावर हाउस में काम करता था। उसके साथ काम करने वाले 2 मजदूरों को भी चोट लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जख्मियों का स्किम्स में इलाज चल रहा है। तीनों मजदूर
NHPC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते हैं और पुलिस ने इस मामले में CRPC की दफा 174 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उधर पट्टन में गाड़ी की टक्कर लगने से एक शख्स की मौत हो गई। महलूकीन की अगर हम बात करें, इस महलूक शख्स की बात करें तो इसकी शिनाख्त अली मोहम्मद के तौर पर हुई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बाजार में वाक़ एक बिजली की दुकान पर अली मोहम्मद किसी का इंतजार कर रहा था, तभी पीछे से बगैर नंबर प्लेट की एक गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर फरार हो गया। मागम के कुंजरा इलाके के एक गांव में 8 साल की मासूम के साथ असमत दरी का मामला सामने आया है। वारदात का इल्जाम मुतासिरा के पड़ोसी 35 साल के इरशाद पर लगा है। मुतासिरा घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और जिस वक्त अंजाम उसने वारदात को दिया, लड़की उसके बच्चों के साथ खेल रही थी। मुलजिम मासूम बच्ची को कमरे में ले गया और उसके साथ वहशियाना करतूत को अंजाम दे डाला। मुतासिर घर वाले मुलजिम को जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। मुल्क के दिगर हिस्सों में मनाए जाने वाले करवा चौथ की तरह भदरवा में कुंचौथ का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस त्यौहार में खवातीन शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए दुआ करती हैं। भदरवा में इस मौके पर शिव मंदिरों में खवातीन का तांता लगा रहा और अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए उन्होंने दुआएं की। हमने भी हमारे बुजुर्गों से हमने यही सुना है कि अपने मालकों के लिए ऐसे व्रत रखो। आज के दिन पार्वती माता और शिवजी भगवान की शादी हुई थी, उनकी शादी की सालगिरह है आज, इसीलिए हम सारी औरतें मिलकर ये व्रत रखते हैं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए। तो ये देखिए जैसे हमारे बड़े हैं जो वो दिखा रहे हैं हमें, हम भी वैसे वैसे करते जा रहे हैं। कि जो करवा चौथ है, करवा चौथ हम अपनी सासू माँ से स्टार्ट करते हैं और ये जो है ये स्टार्ट भी और एंड भी इसका हस्बैंड के ऊपर हो। हेरिटेज रिवाइवल प्रोग्राम के तहत बांदीपुरा के हाजीन और उसके आसपास के इलाकों में 27 हैंडलूम सेंटर्स कायम किए गए हैं। इससे सैकड़ों नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। हाजीन के परिबल में इसी तरह के एक हैंडलूम सेंटर का दौरा करने बांदीपुरा हैंडलूम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर अली मोहम्मद पहुंचे। मकामी बाशिंदे फयाज अहमद को बांदीपुरा के सभी हैंडलूम सेंटर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फयाज अभी तक 300 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े हैं। मेरी मैसेज यही रहेगी कि सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने MA भेड़ किया है और घर पर बैठी हैं। उन लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यही अगर कहीं पे भी कोई इदारा खोले तो आप वहां जा सकती हो, काम करो, अपने लिए पैसे कमा सकती हो। और अगर हम बात करें मौजूदा माली साल में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की, तो इसके लिए सालाना क्रेडिट प्लान के तहत गांधरबल जिले को 645 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में सदारत करते हुए DDC डॉक्टर पीयूष सिंगला ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये रकम 2000 अगर हम बात करते हैं तो 24,511 यूनिट में तकसीम की जाएगी और ये रकम बैंक, कोऑपरेटिव और दीगर माली इदारों की जानिब से तकसीम की जाएंगी। इसमें से 471 करोड़ रुपए उन शोबों को दिए जाएंगे जिनको सरकार तरजीहात से ऊपर रखती है, जबकि 174 करोड़ रुपए गैर तरजीही बुनियाद पर बांटे जाएंगे। सबसे ज्यादा 265 करोड़ रुपए क्रेडिट ज़राअती शोबे, 148 करोड़ MSM और हाउसिंग सेक्टर में 30 और तालीम के शोबे में और 9 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इस मौके पर DDC ने तमाम मुतालिका अफसरान को क्रेडिट प्लान की अमल आवरी को शफाफ बनाने पर जोर दिया। और जम्मू में आज साबिक DGP MM खजूरिया की तसनीफ करदा किताब कॉन्सेप्ट एंड कंटर्स ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी की रस्म इजरा हुआ। तकरीब में मुख्तलिफ शोबे से आए जिंदगी की जुड़ी नामी गिरामी शख्सियतों ने हिस्सा लिया। किताब की गर्ज और गायत बयान करते हुए साबिक DGP ने कहा कि उन्होंने जम्मू खित्ते के मसाइल और उनकी परेशानियों से सरकार को आगाह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्लों को अपने मसाइल पर खुलकर बोलना होगा। मदद की लोग मदद उसकी करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है, तो इसलिए ये इसके कॉन्सेप्ट मैंने बना के पूरी डिटेल में उनके सामने रखी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहस होगी और इसमें एक कंसेंसस बनेगा और उस कंसेंसस के बेसिस पर रीजनल काउंसिल की डिमांड जो है जो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप कश्मीर के लिए वही डिमांड कर रहे हैं जो अपने लिए कर रहे हैं।
कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के तईन लोगों को बेदार करने के लिए डोडा में साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद इस रैली को डीडीसी ने हरी झंडी दिखाई। डीसी ऑफिस से शुरू हुई ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरी। रैली में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस दौरान तलबा ने लोगों को गैर जरूरी तौर पर पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल से बचने की तरगीब भी दी। हमारा यहाँ आने का पर्पस है कि सेल्स मैनेजर, हमारा यहाँ आने का पर्पस है कि तो ये है खास तौर से साइकिल रैली जो डोडा में इसका एहतमाम किया गया था। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को बेदार करने के लिए खास तौर से, और डीसी ऑफिस से शुरू हुई रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरी। इस मौके पर पेट्रोल और डीजल की गैर जरूरी खपत से बचने की तरगीब दी गई। हमारा यहाँ आने का पर्पस है कि एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और अब वक्त तो चला आज इतवार है और हमारे खास हफ्तावार शुमारे का। बजट सेशन के सबब सियासी सरगर्मियां असेंबली पर मरकूज रहीं। सरहद पर पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी और दूसरे मसाइल पर सरकार हिज़्ब इख्तिलाफ के निशाने पर रही। ये सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते सियासी गलियारों की एक ऐसी खबर हाथ लगी जिससे एक मजबूत ख्याल की तरदीद हुई। स्टोरी थी भदरवा से, जहां एक शख्स ने हुर्रियत को लेकर एक बड़ी गलतफहमी दूर कर दी। 2 दहाई तक हुर्रियत के सरगर्म रुकन रहे एजाज यूसुफ ने जब हुर्रियत को करीब से देखा तो उन्हें बेहद मायूसी हुई। करीब से देखा तो रेत का घर, दूर से मगर शान बहुत है। जी हां, ये रेत का घर है हुर्रियत, जो बड़े बड़े दावे करता है और मसला कश्मीर को हल करने का परचम फहराता है, लेकिन जमीनी सतह पर ये एक धोखा है, छलावा है लोगों के जज्बातों से। ये हम नहीं बता रहे, ये कह रहा है हुर्रियत का पुराना साथी, जिसने ये बुरा रास्ता छोड़ कामयाबी का रास्ता पकड़ लिया है। ये वो शख्स कह रहा है जिसने झूठ का दामन छटक कर सच की उंगली थाम ली है। ये जुबानी है श्रीनगर के हवाई अड्डे इलाके में रहने वाले एजाज यूसुफ की, जो 2010 तक हुर्रियत के नेशनल फ्रंट के सूबाई सदर नईम खान की सदारत में हुर्रियत मेंबर थे। ये वो शख्स हैं जो 9वीं क्लास से हुर्रियत के नजरिए से मुतासिर थे, उनकी वजह से जेल तक गए। लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि हुर्रियत का मतलब पैसा है, लोगों के जज्बातों से खिलवाड़ है, तो उन्होंने हुर्रियत का हाथ थामने से इनकार कर दिया। 2011 में मुझे एक जगह चांस आया, वहाँ से बात की मैंने, फॉरेन कंट्री एक जगह मैं गया तो वहाँ मैंने बात की। फिर वहाँ से भी मुझे पता ये कुछ नहीं है, सब कुछ ये फ्रॉड है और कुछ नहीं। यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या मैं करूँ। एजाज यूसुफ का कहना है कि जब वो हुर्रियत के मेंबर थे तब उन्हें कहीं जाने में भी डर लगता था, और इसी डर ने उस वक्त हकीकत इख्तियार कर ली जब वो कई महीने तक जेल में बंद रहे और फिर हुर्रियत में काम किया। लेकिन इस बार उनके साथ वो हुआ जो इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इनके मुताबिक उन्हें किसी काम के लिए बैरूने मुल्क भेजा गया था, लेकिन वहां हुर्रियत की हकीकत सामने आ गई। इन्होंने बताया कि हुर्रियत सिर्फ पैसे का खेल है। साथ ही इन्होंने लोगों से, बच्चों से अपील की कि कलम का रास्ता सबसे अच्छा है और इससे ही मसला कश्मीर हल हो सकता है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और दूसरी बात यह है अपने खासकर माँ बाप की खिदमत करें। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। जब उसकी खिदमत करें, खुदा भी खुश और सब लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि ये जो लफड़ाबाजी होते हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसों की बंटवारा होता है। बच्चों ने कलम उठाया, वो उसी पर रहे, कलम से ही सब कुछ होता है। अगर मसला कश्मीर है
मैं नहीं कहूँगा मसला कश्मीर, वो बड़े करेंगे, छोटों को अपनी पढ़ाई से ध्यान। सर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये पहले हुर्रियत में हुआ करते थे और उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया यहाँ बीपीओ की तरफ से, और हमारे यहाँ के लोकल टैलेंट को भी काफ़ी सराहा और उसके बाद पॉलिश किया सही ट्रैक पे लाने के लिए। वहीं एजाज यूसुफ अब भदरवा में बीपीओ चला रहे हैं और इनके बीपीओ में काम कर रहे मुलाजिमीन ने कहा कि एजाज यूसुफ ने खुद को बहुत तब्दील कर लिया है और इनका अच्छा बर्ताव देखकर नहीं लगता कि इन्होंने कभी हुर्रियत में काम भी किया था। रहबर जमाल, भदरवा, जी सलाम। वैसे तो मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ महकमों के डाटा और रिपोर्ट कार्ड शाये होते रहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते एक चौंकाने वाला आदाद शुमार देखने को मिला है। ये डाटा था रियासत की बेरोजगारों का। एक दफा फिर ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बेरोजगारी के तले बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल का डेटा हैरत अंगेज है। पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी के हालात ये हैं कि चौथे दर्जे के मुलाजमीन के ओहदे के लिए MBA और इंजीनियरिंग की डिग्री वाले नौजवान अप्लाई करते हैं। और अगर रियासत की बात की जाए तो यहाँ भी जो डेटा है वो हुकूमत के लिए आईना साबित हो सकते हैं। वो हुकूमत जो बड़े बड़े दावों को पूरा करने का दम भरती हो और उस रियासत का नौजवान रोजी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो। जम्मू रीजन के 10 जिलों में कश्मीर रीजन के 12 जिलों से कहीं ज्यादा बेरोजगार हैं, लेकिन फिर भी मरकजी सरकार और रियासती हुकूमत इस तरफ गौर करना जरूरी नहीं समझती। जहाँ तक गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इस सरकार के आने के बाद में वाजिया हो गई है, वो सब कश्मीर सेंट्रिक है। नौकरियों में से आपने देखा कि 9000 PSO कश्मीर में से सिलेक्ट हुआ और 1400 जम्मू से सिलेक्ट हुआ। ऐसे ही PSC के अंदर में हमारा शेयर जो है वो 16% पे पहुंच गया, जो कि किसी टाइम पे भी 40% से कम नीचे नहीं गया था। जहाँ तक रहा रोजगार, जो स्वयं रोजगार जुटाने के साधन है, उसके अंदर में जहाँ पर इंडस्ट्री को कोई बढ़ावा नहीं दिया गया। अब तक इन्होंने MOU साइन करने की बात कही, पिछले गवर्नर एड्रेस में बताया कि हमने 2500 करोड़ के साइन किए हैं, अभी कहा कि 3100 करोड़ के किए हैं, पर की फैक्ट्री कोई यहाँ लगी नहीं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनकी फ्लॉड है। और जितना भी हम जो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और जो हम क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री को, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, दैट इज इवन इन दिस बजट दैट इज कश्मीर सेंट्रिक। रियासती लेबर और रोजगार महकमे के डेटा की अगर बात की जाए तो वो भी चौंकाने वाले हैं। जम्मू के बेरोजगारों की अगर बात की जाए तो यहाँ 11,072 नौजवान बेरोजगार हैं। वहीं कठुआ में 8,511, सांबा में 7,170, राजौरी में 5,065, पुंछ में 3,241, उधमपुर में 2,976, रियासी में 2,367, डोडा में 2,081, रामबन में 1,305, किश्तवाड़ में 2,033, जो टोटल 45,821 नौजवान बेरोजगार हैं। वहीं कश्मीर की बात की जाए तो श्रीनगर में 5,985 नौजवान, गांदरबल में 2,453, बड़गाम में 1,188, अनंतनाग में 6,415, तो कुलगाम में 5,496, पुलवामा में 2,987, शोपियां में 4,594, बारामूला में 3,358, बांदीपुरा में 2,020, कुपवाड़ा में 1,856, जो सब मिलाकर 36,352 नौजवान बेरोजगार हैं। वहीं लेह में भी 5,867 नौजवान बेरोजगार हैं। इस तरह कश्मीर वादी के 10 अजला में बेरोजगारों की तादाद 36,352 है और जम्मू में 45,821। जब से ये रियासती गवर्नमेंट बीजेपी और पीडीपी की फॉर्मेशन आई है, तब से जम्मू का यूथ जो है वो लगातार अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। हमसे अनेक किस्म के प्रॉमिसेस जो हैं इलेक्शन से पहले किए गए थे कि जम्मू के युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, इंडस्ट्रियल यहाँ पे हब बनाया जाएगा, उन लोगों को यहाँ पे इंडस्ट्रीज में मौका दिया जाएगा। लेकिन लगभग 3 साल होने के बाद भी हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है। जबकि कल एक डाटा हमारे पास आया कि 9,000 स्टोन पेल्टर्स को जो है, जो कश्मीर में अनरेस्ट के रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए इन्होंने जॉब्स ऑफर करी हैं। लेकिन जम्मू का यूथ हमने देखा, NHM हो गए या बाकी जो भी एम्प्लॉयज हैं, SRO 202 की बात करें, वो लोग सड़कों पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का भी ध्यान जो है वो नहीं है। रियासती सरकार के डेटा में
40 बेरोजगार नौजवानों में से महज 390 ही अनपढ़ बेरोजगार हैं। इसकी वजह है कि अनपढ़ लोग हुकूमत के रोजगार सेंटर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। शायद उन्हें भी पता है कि जब पढ़े लिखे लोगों का ये आलम है तो हमारा आलम क्या होगा। सरकारी आदातो-शुमार के मुताबिक मिडिल पास बेरोजगारों की तादाद 5,357, मैट्रिक पास की तादाद 21,530, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पास की तादाद 9,953, डिग्री कोर्स पास की तादाद 26,213, ग्रेजुएट की तादाद 17,351, पोस्ट ग्रेजुएट की तादाद 6,586, डिप्लोमा होल्डर्स की तादाद 3,286, प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री होल्डर की तादाद 2,887, ड्राफ्टमैन की तादाद 153, ITI ट्रेड की तादाद 2,104 और ITI के अलावा स्किल्ड बेरोजगार की तादाद 1,198 है। हमारी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जो हमारे 1400 केस होते थे वो हमें 4250 केस मिले हैं और जो 14 करोड़ रुपया होता था उसकी जगह 82 करोड़ मिले हैं। और अब तो जितने लोग भी चाहें और उससे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो 30,000 की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी उससे। और 4200 अगर यूनिट लगते हैं, पहले तो था ही नहीं, आप DIC में जाते थे तो वो कहते थे हमारे पास कोटा ही 20 आदमी का है। आज हम कह रहे हैं कि जितने करवा सकते हो। यह आलम है रियासत का। यहाँ बेरोजगारों के लिए सरकारी मंसूबे तो बहुत हैं, मगर क्या वो सही तौर पर चल भी रहे हैं? क्या उससे वाकई बेरोजगारी घट रही है? इसकी तहकीकात करने वाला कोई नहीं। जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। वायलेंस, तशद्दुद और नफरत से मसले हल नहीं होते, नफरत से नफरत ही पैदा होती है। ये कितना अरबाब इक़्तिदार के समझने की बात है, उतना ही आम लोगों के लिए भी। पैलेट गन के इस्तेमाल से कई जिंदगियां अंधेरे में डूब चुकी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अनंतनाग के एक ऐसे ही नौजवान से जी सलाम की मुलाकात हुई। सच कहते हैं, तशद्दुद से किसी का भला नहीं होता। अगर कुछ हासिल होता है तो वो है तबाही। और इसकी मिसाल है कश्मीर के अनंतनाग के डेलगाम इलाके का रहने वाला आदिल रशीद, जिसके लिए 21 जुलाई साल 2017 के बाद कभी सुबह नहीं हुई। 23 साल का आदिल तालीम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने भी हजारों लाखों नौजवानों की ही तरह जिंदगी बेहतर बनाने का ख्वाब संजोया था। इसके पहले कि उसके ख्वाब हकीकत का जामा पहनते, 21 जुलाई 2017 को मनहूस लम्हों ने दस्तक दी और उसकी जिंदगी के सवेरों को स्याह रातों के घने अंधेरे में ढक दिया। 21 जुलाई को हुए तशद्दुद ने आदिल रशीद की आंखों को निगल लिया। आदिल की आंखों में पैलेट गन लग गई थी। आंखों के लिए 27 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी की सुबह वापस रोशन हो जाएगी। लेकिन इन सब से परे आबिद ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। जी, मेरा नाम आदिल रशीद भट्ट है। मैं जम्मू में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं छुट्टी के लिए आया था घर। तो यहाँ क्लैश चल रहे थे, उसी दौरान पता नहीं क्या मेरी आंखों में हो गया, तो मुझे हॉस्पिटल ले लिया गया। उधर से सीधा रेफर किया श्रीनगर SMHS में। वहाँ पता चला कि मेरी दोनों आंख में पैलेट आ गई, जिसकी वजह से मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जी, मैंने भी सपने सजा के रखे थे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, फिर अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा। तो अब सपने ऐसे ही रह गए। अब मैं घर वालों पे भी बोझ बन गया, मेरी पढ़ाई भी ऐसे ही रह गई। अब मुझे दूसरे की सहारे की ज़रूरत पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, किसी कोई बुलाना पड़ता है, फिर मैं बाहर जाता हूँ। मुझे भी मदद चाहिए कुछ, क्योंकि अब मैं घर वालों पे भी बोझ बन गया हूँ। माँ बाप का सहारा, घर की जिम्मेदारियों को उठाने की ख्वाहिश लिए आदिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था और छुट्टी पर अपने घर आया था। लेकिन किसे खबर थी कि तशद्दुद में उसकी आंखें चली जाएंगी। आदिल की मायूस और बेबस जिंदगी में उस वक्त रोशनी की किरण जरूर फूटी थी जब हुकूमत के दरबार से एक सदा आई थी कि पैलेट गन के मुतासिरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, उनकी मायूसी को हंसी में तब्दील किया जाएगा। लेकिन अफसोस, ये हुकूमत के वादे थे जो कि अपनी जरूरत के हिसाब से पूरे किए जाते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी दावे जमीन पर गिरकर दम तोड़ रहे थे। घर वालों की बिखरती उम्मीदें, टूटते हौसले हुकूमत से सवाल कर रहे हैं
कि जो वादा आपने रियासत के बच्चों से किया था कि पैलेट गन के मुतासिरों को नौकरी फराहम करेंगे, वो कहां गया? क्या वो जिंदा है या फिर अगले चुनाव पर जिंदा होगा? पता जैसे ये न्यूज योर जंगलात मंडी पे SMH तत पे गो वमिस यह दयम वरी अस ना कोर ना मदद अस पेवन अमिस सत नेरुन बाथरूम लागुन करुन दवा हर कह चीज मेव पेव सोरे अस गई नबर हैदराबाद अम्बाला अस लग तक जरियत। देखो हम भी कहना चाहते हैं कि हमारी भाई की कोई मदद करे। यहाँ पर तो कोई नहीं आए। देखो किसी की आंखों में एक ही आंख में आए पैलेट, उनको भी नौकरी दी जाएगी। देखिए उनको भी नौकरी दी है, हमारे भाई के पास कोई नहीं आया है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारे भाई की भी कोई मदद करे। यहाँ पर भी कोई आए कि इनको पूछो कि इनके देखो उनकी दोनों आंखों में पैलेट आए हैं। कोई नहीं पूछता है कि क्या इनको कुछ जरूरत है, क्या इनके कोई सपने हैं। कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई आगे आया है। घर का सहारा, माँ का दुलारा, बाप की हिम्मत आज खुद सहारे को मोहताज है। हुकूमत को इस जानिब गौर करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अपने मुस्तकबिल को खुशगवार बनाने के सपने लिए आदिल रशीद की जिंदगी में कुछ ऐसा अंधेरा छाया कि वो जिंदगी भर के लिए दूसरों के सहारे का मोहताज बना। आदिल रशीद की आंखों में पैलेट के आखिरी छर्रों से उसकी रोशनी चली गई। आदिल रशीद हुकूमत से यही गुजारिश करता है कि अब उसकी मदद की जाए और उसे नौकरी दी जाए। और अभी तक उसकी आंखों के इलाज पे उसके वालिदैन ने कभी अपनी जमीन बेचकर और कभी लोगों से कर्जा लेके इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों का यही मानना है कि वो उसकी बीनाई को नहीं लौटा सकते। हुकूमत ने कुछ दिन कबल ही पैलेट के आखिरी छर्रों से जख्मी हुए अफराद के लिए एक स्कीम भी मुरतब की है, लेकिन आदिल रशीद का मानना है कि अभी तक कोई भी सरकारी मुलाजिम या ऑफिसर या कोई भी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाला शख्स इनके दरवाजे की तरफ नहीं आया है। अब देखना यह है कि जी इस्लाम पे ये स्टोरी चलने के बाद क्या अरबाब इक़्तिदार की नींद टूटती है या फिर आदिल रशीद को मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रिंस अल्ताफ के साथ खालिद मुंतजिर, जी मीडिया नेटवर्क, अनंतनाग। एक छोटा सा वक्फा, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और हम पेश कर रहे हैं हफ्तेवार शुमारा। गुज़िश्ता हफ्ते 70वें आर्मी डे की तकरीब मुनक्किद हुई। ठीक तकरीब के दौरान हिंदुस्तानी फौज ने सरहद पर दुश्मन को करारा जवाब दिया। वहीं आर्मी चीफ ने इस मौके पर जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि दुश्मन को जवाब देने के लिए रूटीन एक्शन से अलग नए ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। इंडियन आर्मी के जवान 70वां आर्मी डे मना रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश की गई। फौज के तीनों खित्तों के आर्मी चीफ ने बहादुर शहीदों की शहादत को याद किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी आर्मी डे पर पूरे मुल्क को मुबारकबाद दी। आपको बताते हैं कि 15 जनवरी को ही क्यों आर्मी डे के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल जनरल KM हरियप्पा आर्मी चीफ बने थे। तभी से इस दिन को आर्मी डे के तौर पर मनाया जाता है। आर्मी डे पर देश में तकरीबात का एहतमाम हुआ। फौज के जवानों ने परेड निकाली और आर्मी बैंड भी बजाया गया। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, नेवी चीफ सुनील लांबा और एयरफोर्स चीफ BS धनोआ ने शहीदों की शहादत को सलाम किया। फौज ने परेड निकाली और अपनी ताकत से दुनिया को रूबरू कराया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने देश के लिए जान न्योछावर करने वाले शहीदों के अहले खाना को एजाज से भी नवाजा।
बता दें कि इंडियन आर्मी के 70वें आर्मी डे पर जनरल बिपिन रावत ने दुश्मनों को सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने इशारों में पाकिस्तान को हिदायत दी और कहा कि अगर हमें मजबूर किया गया तो मजबूत कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। रावत ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रावत ने कहा कि तीरंदाज यहाँ आते जाएंगे और हम उन्हें खत्म करते जाएंगे। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखते हुए आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता करने के प्रयास करती रहती है। हम विरोधियों को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। और आइए आप सुनते हैं लड़ीशा को। नाज़रीन, प्रोग्राम सलाम कश्मीर आखिरी लम्हात में पहुंचा। आज का आखिरी आइटम पेश करने जा रहे हैं हम आपके लिए हफ्ते का लड़ीशा। सलाम काक के पास चलते हैं। सलाम काक ने आज के शुमारे में जिन ख़ास अहदाब का तज़किरा किया उसमें महंगाई है, महंगाई को कैसे काबू किया जाए और आम आदमी और गरीब आदमी के लिए ये महंगाई जो है कितना असर करती है। आज चलते हैं सलाम काक के पास लड़ीशा का शुमारा देखने के लिए। गरीबस मशरूम हज खान चान बाजर सब्जी वोल सन दिवान क्या ताव नादिर गेज मंज तसोम मुद्राव जजुर छुई बाकी या सत्रा लावन बाजर द्रजरान नार खोत तच्चे अच्छी चीज मेलान नार खोत तच्चे अच्छी चीज मेलान गरीबस तमक अच्छी हज नेरान अर सर करान छी गरीब क्या हैन बाजर द्रजरान कांदिर मद बहर रपी बन वोट कांदिर मद बहर रपी बन वोट अटेरा सुमचल सीन तम चोट कांदिर मद बहर रपी बन वोट अटेरा सुमचल सीन तम चोट सोने सुम चोट कन्नान 500 रपियान बाजर द्रजरान बाजर द्रजरान गरम कपरस खजक आसमान नसरेट सुची हन तम मैलुक यम आसन सेट सुची हन तम मैलुक यम आसन सेट लाचार हे ये क्या छस नीतान बाजर द्रजरान क्या वन रात ये बाजर गोस क्या वन रात ये बाजर गोस 10 बंडल में चंदस मंज ओस कह कदर छन ये रपियन दाहन बाजर द्रजरान मसल पंजी सलाम का कसमान बाजर द्रजरान दहर जीर लड़ी शाहन बाजर द्रजरान मगर बस मशरूम खन तैचन बाजर द्रजरान। और आइए अब चलते नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के 20 एमएलए ने खोई मेंबरशिप। सदर जमहूरिया ने मंजूर की इलेक्शन कमीशन की सिफारिश। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद लॉ मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी किया। जुमे को इलेक्शन कमीशन ने सदर जमहूरिया को भेजी थी सिफारिश। आम आदमी पार्टी ने फैसले को जमहूरियत के खिलाफ बताया। दिल्ली के आवाम से नाइंसाफी करार दिया। फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। 13 मार्च 2015 को केजरीवाल सरकार ने 21 एमएलए को खास तौर से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था। प्रशांत पटेल ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बताकर सदर जमहूरिया से शिकायत की थी। ओम प्रकाश रावत होंगे देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 23 जनवरी से संभालेंगे ओहदा।
फिलहाल गुजरात इलेक्शन के कमिश्नर हैं ओम प्रकाश रावत। वजारत कानून ने दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की जानकारी। दिल्ली के बवाना फैक्ट्री हादसे में बड़ा दावा। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त बिल्डिंग में बाहर से लगा था ताला। मरने वालों की तादाद बढ़ी। दिल्ली की बवाना फैक्ट्री में 17 लोगों की जलकर मौत। आग पर काबू पाने के लिए करनी पड़ी 5 घंटे मशक्कत। हादसे में मारे गए 17 में से 11 लाशों की शिनाख्त हुई। मरने वालों में 10 खवातीन 7 मर्द शामिल। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर से दी नसीहत। कहा, हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन कोई उकसाएगा तो उसे नहीं छोड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत का सिर झुकने नहीं देंगे। हमारे बहादुर जवान पाकिस्तान की जमीन पर जाकर बदला ले रहे हैं। कश्मीर के हालात के लिए सीएम महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। कहा, पाक कश्मीर को जंग का अखाड़ा न बनाए, दोस्ती का पुल बनाए। एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में जख्मी फौज के जवान चंदन कुमार राय शहीद। राजौरी के अस्पताल में आखिरी सांस ली। शहीद जवान चंदन कुमार राय को उनके गांव भेजा गया। पाक की गोलीबारी में हुए थे जख्मी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फायरिंग की वजह से करीब 120 स्कूल बंद। अगले 3 दिनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में फिल्म पद्मावत की मुखालफत राजहंस थिएटर में तोड़फोड़ की गई। नोएडा से दिल्ली जाने वाले डीएनडी ब्रिज पर राजपूत तंजीम का पुरतशद्दुद एहतजाज। एमसीडी बूथ पर तोड़फोड़ की। डीएनडी ब्रिज पर कई जगह आगजनी भी की गई। कसीर तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। बिहार के बोधगया मंदिर के पास मिले बम के बाद जांच तेज। एनआईए के बाद एटीएस और आईबी ने टीम भी जांच में शामिल की। गुवाहाटी में आरएसएस का बड़ा जलसा। 4 रियासतों के 35,000 स्वयंसेवक शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खिताब किया। आबादी पर शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्बे जवाद का बड़ा बयान। कहा, जितने बच्चों की परवरिश कर सके उतने ही पैदा करें। सभी के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी। भारत पाक सरहद को लेकर यूपी के बरेली में बड़ा इंकशाफ। आर्मी इंटेलिजेंस फोटोस्टेट शॉप से एलओसी के नक्शे बरामद। उधमपुर के पत्नी टॉप में 3 रोजा विंटर कार्निवल का इनेकाद। इस दौरान फोटोग्राफी, म्यूजिकल चेयर और मौसीकी का मुकाबला। जम्मू में पाकिस्तानी गोलीबारी से परेशान लोगों ने निकाला पीस मार्च। गोलीबारी से मुतासिर लोग चाहते हैं ज्यादा मुआवजा और सरकारी नौकरी। जम्मू कश्मीर के त्राल में कई गांव में पीने के पानी की कमी। लोग नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर।